डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और हमने ये जाना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जिसमें एज अ होल इकोनॉमी को क्या किया जाता था, स्टडी किया जाता था। जबकि माइक्रो जो था वहाँ पे हम छोटे लेवल पर हम स्टडी करते हैं माइक्रो चीज़ों में। माइक्रो का मतलब होता है जिनका रिलेशन बहुत क्लोज होता है। छोटी फर्म है कि इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल जो भी आपकी हमारे व्यक्ति हो गए, कस्टमर हो गया, कंज्यूमर हो गया, ठीक है, सिंगल पर्टिकुलर चीज़ों को स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो में एज अ होल चीज़ों को स्टडी किया जाता था। तो आइए इसी बेस पर हमने क्या है कुछ डिफरेंस इनमें निकाले हैं, ठीक है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपस में क्या है, कुछ डिफरेंस हैं, तो आप उनको क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो आप क्या करेंगे, जब भी कभी एक्सप्लेन करें कोई भी डिफरेंस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है हमारी कि आप क्या करें, आप एक बॉक्स बना लें, ठीक है। जब भी आप क्या करें, डिफरेंस बताएं तो आप बॉक्स बनाएं। आप इस बॉक्स को बनाते हुए आप क्या रखें, टोटल आपके 3 कॉलम रखिए, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और 3 कॉलम। पहले कॉलम में क्या लिखो आप, इसका बेसिक। फर्स्ट जो कॉलम है आप इसमें लिखेंगे आपके बेसिस। बेसिस मतलब किस बेस पे आप उन दोनों बीच में क्या बता रहे हो, डिफरेंस बता रहे हो। तो पहले बॉक्स में लिख दो माइक्रो और दूसरे बॉक्स में लिखो मैक्रो। तो माइक्रो और मैक्रो में जो डिफरेंस बताएं तो आप क्या करें, पहले एक टेबल बनाएं। टेबल में पहला जो कॉलम रहेगा बेसिस के लिए, फिर माइक्रो और फिर मैक्रो के लिए। और हर एक डिफरेंस के बाद एक लाइन का आप स्पेस छोड़ दें। तो इस प्रकार आपका क्या होता है कि माइक्रो और मैक्रो के जब भी डिफरेंस बताएं तो ये डिफरेंस बनाने के लिए जरूर एक टेबल बना लें और अच्छे से एक्सप्लेन करें, और हर एक डिफरेंस के बाद एक लाइन का स्पेस जरूर छोड़ दें, ठीक है। तो इस प्रकार आइए हम जानते हैं कैसे बनते हैं हमारे बेस। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस, आपको क्या होना चाहिए पता, आपको बेसिस पता होने चाहिए कि डिफरेंस किस बेस पर किए जा रहे हैं। तो पहला जो बेस है हमारा वो क्या है, बेसिस ऑफ स्टडी, यानी कि हम इस चीज़ को देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। तो देखो मैं माइक्रो और मैं मैक्रो में डिफरेंस बता रहा हूँ, तो इट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों को अंदर किन किन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं। बात करते हैं पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे छोटे लेवल पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वहाँ पर एन इंडिविजुअल हो गया, चाहे वो फर्म है, चाहे वो कंज्यूमर है, या कोई भी हमारी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल पर्टिकुलर फर्म को हम क्या करते हैं, यहाँ स्टडी करते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पर सिंगल चीज़ों को अगर हम स्टडी करते हैं, एक फर्म हो गया, एक कस्टमर हो गया, एक कंज्यूमर हो गया हमारा, ठीक है। तो अगर उन चीज़ों को अगर हम स्टडी करते हैं तो वो लेवल कौन सा हो जाएगा, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। वो माइक्रो का पार्ट होगा सूक्ष्म, यानी कि छोटा क्लोज रिलेशन जिसमें होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्रो की। तो मैक्रो में जो हम स्टडी करते हैं उसमें क्या होता है, एज अ होल स्टडी करते हैं, यानी कि उस देश की जो इकोनॉमी के अंदर वैसी कितनी फर्म्स हैं, सभी की मार्केट में जो डिमांड है उन सबको इकट्ठा टोटल करके एग्रीगेट वैल्यूज जो होती हैं वो यहाँ ली जाती हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे अगर डिमांड की बात करें तो एक फर्म की प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, उस प्रोडक्ट के क्या प्राइस हैं, सिंगल चीज़ों को हम क्या करते हैं, सिंगल चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो वो हमारा कौन सा लेवल हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स लेवल। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एज अ होल इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको इसके मटेरियल भी बताए थे, एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, हमारा बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट का बजट सिस्टम हो गया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर, काफ़ी लार्ज स्केल पर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तब हमारा क्या कहलाता है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। तो बेसिस ऑफ स्टडी इसका जो मेन पॉइंट रहेगा, ये आपको डिफरेंस के ये जो बेसिस है ना, आप इनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करें, इनको ज़्यादा ध्यान से याद करें। अगर आपने ये पॉइंट याद कर लिया तो ये बहुत ईजिली आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। देखो मैंने पूरी लाइन्स नहीं लिखी है, बट मैंने जो मेन पॉइंट था आपका कीवर्ड्स हैं वो लिख दिए हैं, ताकि आपको ये भी आप याद रख लें तो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। आप इजीली दोनों में क्या कर पाओगे, डिफरेंस कर पाओगे, ठीक है। तो उसी प्रकार बेसिस ऑफ स्टडी में हम यहाँ इंडिविजुअल फर्म हो गया, सिंगल पर्टिकुलर फर्म हो गया, और कंज्यूमर हो गए, प्राइस लेवल हो गया, छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी हम करते हैं, और यहाँ पर एज अ होल स्टडी हम करते हैं। तो ये दो हो गया हमारा माइक्रो और मैक्रो में फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड बात है हमारा वो है डिफरेंट अजम्पशंस। अजम्पशन क्या होती हैं, मान्यताएं। मतलब देखो कभी भी कोई भी रूल्स आप पढ़ रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो, तो कुछ चीज़ें आपको एज्यूम करनी होंगी। जैसे मान लीजिए मैं क्लास में लेक्चर दे रहा हूँ और जो स्टूडेंट्स हैं वो एज्यूम कर लेते हैं कि भाई टीचर को आता है। अगर वो सोचेंगे कि टीचर को तो कुछ आता ही नहीं है, उन्हें तो कुछ भी नहीं पता, नॉलेज ही नहीं है, तो क्या लगता है आपको, क्या वो उनसे ढंग से पढ़ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही एम्प्लॉयज़ का होता है। अगर आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हैं और जब तक उनको आप पर पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक क्या नहीं
कर पाएंगे, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, वो पावर नहीं ले पाएंगे। उस चीज़ की बात यहाँ पर भी है कि हमेशा कुछ ना कुछ बातें एज्यूम की जाती हैं अगर आप इकोनॉमिक्स की टर्म्स उठाते हैं। तो बात करते हैं हम माइक्रो की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ मैक्रो की टर्म्स होती हैं, उनको क्या माना जाता है? कांस्टेंट माना जाता है। जैसा कि आपने माइक्रो में पढ़ा भी है, डिमांड वाले चैप्टर में हमने बताया था कि कस्टमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो कंज्यूमर होते हैं उनके टेस्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि एज अ होल जो चीज़ें होती हैं उनको क्या रखना है आपने? कांस्टेंट रखना है, उनमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। मान लो अगर एक इनकम में चेंज हो जाता है कंज्यूमर की, तो वो प्राइस कम ज़्यादा होने पर भी डिमांड का जो लो है उस पर नहीं चलेगा। तो मांग के नियम की कुछ मान्यताएं थी, आपने देखा उसमें ये बताया गया था कि जो मैक्रो के लेवल होते हैं और उस लेवल पे जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। चाहे कंज्यूमर की इनकम हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, सारी चीज़ें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। मैक्रो के सारे वेरिएबल्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। इसीलिए तब ये अजम्पशन किसमें मानी जाती है? माइक्रो के अंदर ये माना जाता है, जबकि मैक्रो में बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल अपोजिट होता है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करती है? जो माइक्रो के कंटेंट्स हैं उनको क्या मानती है? कांस्टेंट मानती है। यानी कि एक सिंगल फर्म का प्राइस लेवल पूरी इकोनॉमी पर इफेक्ट नहीं कर सकता। एक अकेली फर्म चाहे तो क्या नहीं कर सकती? सारों में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है, वो अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, तो पूरी इंडिया की इकोनॉमी सुधर जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो इंडिया में अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। एक व्यक्ति इतने करोड़ों अरबों कमा रहा है और एक बिल्कुल कुछ भी नहीं कमा रहा। अगर उसकी एवरेज निकाली जाए तो ये तो यूँ हो जाएगा कि दोनों मिलके कितना कमा रहे हैं? 50-50 कमा रहे हैं। तो इट मीन्स वो तो बहुत अमीर हो जाएगा जो बिल्कुल गरीब है, जिसके पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं माइक्रो के जो कंटेंट होते हैं उनको क्या माना गया है? मैक्रो में कॉन्स्टेंट माना जाता है। तो ये दोनों में क्या रहती है? ये भी डिफरेंट अजम्पशंस हैं। क्या कि माइक्रो में हम ये मान लेते हैं कि मैक्रो के सारे जो वेरिएबल्स हैं, जो पार्ट्स हैं, कंटेंट्स हैं, वो सारे कांस्टेंट हैं, जबकि मैक्रो में ये मान लिया जाता है कि जो माइक्रो लेवल की चीज़ें होती हैं, जो इंडिविजुअल चीज़ों में होती हैं, मार्केट की नहीं बल्कि सिंगल जो डिमांड होती है, पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, फर्म होती हैं, पर्टिकुलर कस्टमर है या पर्टिकुलर फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन पर के जो कंटेंट्स हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। वो अकेली चाहे तो पूरी मार्केट में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अजम्पशंस दोनों की अलग अलग हैं और यही दोनों में क्या करती हैं? डिफरेंस बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट हमारा वो है सेंट्रल इशू। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना सभी। क्या कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका मेन सेंट्रल इशू क्या है? मतलब किन चीज़ों की समस्याओं पर, किन चीज़ों की प्रॉब्लम पर हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है? स्टडी करता है। देखो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स का मतलब यही होता है क्या करना? एक डीपली स्टडी करना। क्या कि ह्यूमन काइंड्स हैं, जो व्यक्ति हैं, पर्सन हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, ठीक है, कैसे वो अपनी दिनचर्या निभाते हैं, प्रोड्यूसर कैसे क्या काम करता है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कैसे कैसे प्रोडक्ट बनाता है। तो इस प्रकार आपकी कुछ इश्यूज आते हैं। तो उसके इशू की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे जो इशू सामने आते हैं और वो हैं कौन से? हमारे प्राइस डिटर्मिनेशन। यानी कि अगर एक व्यक्ति या एक फर्म है और वो चला रहा है और वो प्रोडक्ट बनाता है, तब उसके प्राइस को फिक्स करना, मतलब प्राइस को डिटरमाइन करना, मतलब प्राइस को फिक्स करना, वस्तु की कीमत निर्धारित करना, ये किसका पार्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। तो यही इसका मेन इशू रहेगा। एक प्रोड्यूसर है, हमने माइक्रो के काफ़ी चैप्टर कर भी लिए हैं, आपने देखा भी होगा लेक्चर्स में हमने पढ़ा। हमने ये जाना कि क्या कि वस्तु की कीमत कैसे फिक्स की जाती है, वस्तु की लागत देखी जाती है, उसको कितने में बेचा गया, उसमें प्रॉफिट कितना ऐड किया गया, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट में, जो हमारे आती हैं। मार्केट को हम स्टडी करते हैं, कंज्यूमर का टेस्ट हम स्टडी करते हैं, कहीं ना कहीं तब जाके एक वस्तु की कीमत क्या होती है वो तय की जाती है, फिक्स की जाती है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि जो वस्तु की कीमत है वो कैसे फिक्स की जाए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन इशू रह गया वो हो गया प्राइस डिटर्मिनेशन। कोई भी फर्म इंडिविजुअल है और वो इंडिविजुअल लेवल पर अपने प्रोडक्ट को तैयार करती है तो उसका मेन इशू, मेन टारगेट जो कहाँ रहेगा, वो अपनी वस्तु की कीमत डिसाइड करेगी सबसे पहले कि उसमें कितना मार्जिन रखते हुए, कितना प्रॉफिट रखते हुए मैं उस वस्तु की कीमत डिसाइड करूं। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल इशू किसका? माइक्रो लेवल का। अब बात करते हैं मैक्रो का। अब मैक्रो में जो सेंट्रल इशू होता है वो क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि अगर एक इकोनॉमी की एज अ होल बात की जाए तो वहाँ पर हम किन चीज़ों को स्टडी करते हैं? वहाँ पे ये डिसाइड किया जाता है कि जो इनकम है
वो एज अ होल इकोनॉमी, मतलब पूरे देश की जो जनता है, व्यक्ति हैं, वो क्या कमा रहे हैं, क्या खाते हैं, किन लोगों को रोज़गार मिला हुआ है और कितने बेरोज़गार हैं हमारे इंडिया में। तो जब अगर हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं तो ये हमारा क्या रहेगा, मेन टारगेट रहता है। और वो कहाँ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनता है, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि लोगों को कैसे उनकी इनकम बढ़ाई जा सकती है, कैसे हमारे लोगों को रोज़गार मिल सकता है, कैसे हमारा देश, हमारी इकोनॉमी क्या कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। तो ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ करने के लिए एज अ होल इकोनॉमी को स्टडी करा जाता है और उसका मेन जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि देश की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए हमारी जो इनकम लेवल है, एम्प्लॉयमेंट लेवल है, उसको सुधारा जा सके। और ये बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए है कि क्या हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन चीज़ों को स्टडी करते हैं कि लोगों की इनकम को कैसे बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे स्तर सुधारना है। इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट लेवल पर बातें करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, लोगों का एक ऐसा लेवल निकालते हैं जहाँ पर महंगाई को देखते हुए, सप्लाई को देखते हुए हम क्या करते हैं, प्राइस वगैरह फिक्स करते हैं एज अ होल पर जो लागू होते हैं, जिससे इनकम डिसाइड होती है और हमारी एम्प्लॉयमेंट का एक लेवल निकल के आता है कि कितने लोगों का जो रोज़गार लेवल है वो कैसा है, बेरोज़गारी है तो कैसी हैं, कितने टाइप्स की हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ निकल के आ जाती हैं। तो ये रहेगा हमारा सेंट्रल इशू, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और लास्ट जो पॉइंट है हमारा फोर्थ, वो मैंने रखा है आपके लिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। आपने इतना पढ़ लिया मैक्रो के बारे में, तो ये तो जान ही गए होंगे कि किस ऐसा सेक्टर कौन सा है इन दोनों में से ऐसा जहाँ पर गवर्नमेंट का ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है। मतलब बार बार गवर्नमेंट को अपनी टांग अड़ानी पड़ती है, मतलब बीच बीच में बार बार गवर्नमेंट को बोलना पड़ता है कि उनको बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना लोग उनकी सुन नहीं रहे हैं। तो ऐसा कहाँ देखा आपने दोनों में से? माइक्रो में तो कोई पार्ट ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल पर एक फर्म होती है मान लो, तो वो क्या करती है, अपनी मर्जी है ना उसकी, तो वो क्या प्रोडक्ट बनाती है, चलो वो तो डिसाइड करेगी वो, उसके बाद उसके जो प्राइस है वो क्या रखेगी, वो उसका खुद का डिसीजन होगा। वो प्रोडक्ट बना रही है, कितनी क्वांटिटी को बेचना चाहती है, सरकार उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है। अब एक कस्टमर है, ठीक है, वो प्रोडक्ट को खरीदता है, उसका टेस्ट है, उसका प्रेफरेंस है, उसमें सरकार क्या करेगी, वो तो कुछ नहीं कर सकती ना। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी किया जाता है और वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। आपकी मर्जी है, आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो, कितना बेचना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कस्टमर को देना है नहीं देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट गवर्नमेंट यहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो माइक्रो लेवल पे हम जो बातें पढ़ेंगे वहाँ पर गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यस किस में लिखा गया है, ये मैक्रो में लिखा गया है। मैक्रो में गवर्नमेंट का इंटरवेंस होता है, सरकार बजट बनाती है, सरकार इंडियन इकोनॉमी को सुधारने के लिए सारे काम कर रही है। अगर एग्रीगेट लेवल पर डिमांड सप्लाई में कुछ भी गड़बड़ होती है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, हमारी गवर्नमेंट करेगी, और गवर्नमेंट को यहाँ बीच में आना ही पड़ेगा। देखो एक सिंगल को तो नहीं सरकार टोकती, बट एज अ होल इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए सरकार एक ऐसा रूल बनाती है जो सब पे एक साथ इकट्ठा लागू किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट बजट बनता है, साल का बजट बनता है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिलेगा, तो वो एज अ होल होगा, मतलब ऑल जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ रहे हैं, उन सबको क्या मिलेगा, उस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। तो एज अ होल इकोनॉमिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट कोई बेनिफिट दे रही है तो एज अ होल दे रही है, और वो कहाँ दे रही है, मैक्रो इकोनॉमी से थी, क्योंकि सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है वो एक अकेली फर्म के लिए नहीं होती है, वो एज अ होल इकोनॉमी के लिए होती है, सबके लिए बराबर उसमें हक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि माइक्रो और मैक्रो में इस तरह के 4 डिफरेंस जो मेरे ईजी से सबसे आसान, और वो आपके लिए मैंने चूज़ करके ले आया हूँ। बहुत आसान है, आप इनको आसानी से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, और इनको आप क्या रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझें और इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आपको इन फ्यूचर ये याद रहे, ठीक है। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक और रहेगा हमारा वो है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो। अब आपने माइक्रो के बारे में इतना पढ़ लिया, मैक्रो के बारे में इतना पढ़ लिया, तो दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। डिपेंड मतलब माइक्रो मैक्रो पे डिपेंड है और मैक्रो माइक्रो पर डिपेंड है। इसका मतलब तो यही है ना, इंटरडिपेंडेंस का मतलब यही है कि दोनों इकोनॉमी क्या करती हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं। तो आइए जानते हैं कैसे माइक्रो मैक्रो पर डिपेंड है और मैक्रो माइक्रो पर डिपेंड रहता है। बात करते हैं पहले माइक्रो की। माइक्रो मैक्रो पर डिपेंड क्यों है, सुनिए आप सभी ध्यान से, क्योंकि माइक्रो के अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सिंगल चीज़ों को। देखो अगर आप माइक्रो में क्या पढ़ते हैं, अगर एक पर्टिकुलर चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, एक चीज़ को हम स्टडी करते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यही है कि हम क्या जानना चाह रहे हैं कि पूरे देश की इकोनॉमी कैसे कंट्रोल की जाए, कैसे उसमें ग्रोथ लाई जा सके। और जब तक हम मैक्रो को पढ़ नहीं पाएंगे, मैक्रो के बारे में पता ही नहीं है, तो हम सूक्ष्म लेवल पर कैसे जाएंगे। अब बात मान लीजिए जैसे क्लास का एक टेस्ट होता है, ठीक है, अब आपको पता ही
नहीं कि कौन सी क्लास का टेस्ट लेना है, तब तक हम उस स्टूडेंट को कैसे ढूंढेंगे जो क्या होने वाला है, हमारे स्कूल का, हमारे क्लास का बेस्ट नाम हमें रोशन करेगा, जो बेस्ट होगा हमारा। तो देखो, जब तक हमें क्लास का नहीं पता, जैसे आपने एक टेस्ट तैयार कर लिया, मान लो मैंने कोई टेस्ट तैयार कर दिया और क्लास को दे दिया, अब उसमें क्लास का नाम ही नहीं है कि 10th क्लास का है, +1 का है, +2 का है, तब तक मैं उसे ढूंढूंगा कैसे, किसका टेस्ट है ये कैसे पता चलेगा, उसका मटेरियल देखना पड़ेगा तभी जानोगे ना आप। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब तक हमें मैक्रो के बारे में नहीं पता, पूरा एज अ होल चीज़ के बारे में नहीं पता, तब तक हम छोटी छोटी पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में स्टडी नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, जैसे आप कपड़े की बात करें, अगर आप बात करते हैं पूरे इंडिया में कपड़े की इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, कितना वे प्रोडक्शन करती हैं, तभी तो आप क्या करोगे, किसी एक को चूज़ करोगे और उसके बारे में स्टडी कर पाओगे। तो क्योंकि जब तक आपको मैक्रो की नॉलेज नहीं होगी, एज अ होल लेवल की नॉलेज नहीं होगी, आप माइक्रो में कभी भी स्टडी नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मैक्रो लेवल के बिना माइक्रो की कोई वैल्यू नहीं होगी। आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि सूक्ष्म लेवल पर कैसे जाओगे, जब तक आपको पूरी इकोनॉमी के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं मैक्रो माइक्रो पर डिपेंड करता है। अब वही बात है, जब तक आप छोटी छोटी एक एक चीज़ों को स्टडी नहीं करेंगे, डीपली स्टडी नहीं करेंगे, तब तक आप एज अ होल स्टडी कैसे कर पाओगे। जब तक एक पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड, एक कस्टमर की डिमांड देखेंगे, एक फर्म की डिमांड देखेंगे, जब एक एक डिमांड जुड़ेगी तभी तो क्या बनेगी, एग्रीगेट डिमांड बनेगी। तो इसीलिए कहता है कि मैक्रो किस पर डिपेंड करता है, माइक्रो पर डिपेंड करता है। जब तक आप एक एक फर्म को जानेंगे, उन्हें समझेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे, तब उनसे जो इंफॉर्मेशन कंप्लीट बन जाएगी वो क्या आपका रूप ले लेगी, मैक्रो का रूप ले लेती है। तो माइक्रो और मैक्रो के वेरिएबल्स जो दोनों होते हैं आपस में एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है। माइक्रो के बिना मैक्रो की वैल्यू नहीं, मैक्रो के बिना माइक्रो की वैल्यू नहीं, क्योंकि इन दोनों से जुड़ के ही तो क्या बनती है, हमारी होल इकोनॉमी बनती है। अभी मैंने बताया था इको के 2 पार्ट बने थे, माइक्रो और मैक्रो। रैगनर फ्रिश ने ये बनाए थे, जो ओस्लो यूनिवर्सिटी के थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो बहुत क्लोज लेवल की चीज़ें होती हैं उनको माइक्रो बोलते हैं और बाकियों को मैक्रो बोलते हैं। तो दोनों को जुड़ के इकोनॉमी बनी, तो इसलिए एक दूसरे पर क्या है, वो डिपेंडेंट होते हैं। दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए ही आगे बढ़ते हैं, तभी हमें इकोनॉमिक्स के बारे में सारी नॉलेज हमें मिलती है और हम डीपली स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।